हेलो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में आपका स्वागत है बेटा। मैं केमिस्ट्री बॉस योगेश कुमार, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। तो अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है बेटा कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड के टाइप्स हमने पढ़े थे, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हमने पढ़े थे। आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस, ठीक है ना। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बेटा उनके टाइप भी आपने पढ़े थे, तो ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस में बेटा है वो मेन जो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना, जिसको आप लेटिस भी कह सकते हो। तो जो आप सॉलिड की जो स्टडी करने वाले हो इस चैप्टर में बेटा, एक क्रिस्टल की जो स्टडी करने वाले हो उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट है, ठीक है ना, जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, आगे न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो जो आपका लेटिस बना होता है बेटा, जो क्रिस्टल बना होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे डाला भी है, टॉपिक क्या है हमारा आज के सेकेंड लेक्चर में बेटा, क्रिस्टल लेटिस। कि लेटिस किसे कहते हैं बेटा, लेटिस किससे मिलकर बना होता है बेटा, यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। तो ये कितने टाइप की होती हैं बेटा, ठीक है ना, इनकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं, ठीक है। बहुत आराम से प्यार से मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा आपको करना एक ही है कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, पहले ध्यान से जो है एक एक पॉइंट को समझिए, फिर उसको जो है नोट करिए, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले जो लेटिस होता है बेटा, कोई भी सॉलिड होता है ना, मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, एटम से या फिर आयन से, ठीक है ना, इनसे मिलकर बने होते हैं। तो उनका क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, रेगुलर वे में जुड़े रहते हैं और वो भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर जो हम बता रहे हैं लेटिस पॉइंट किसे कहते हैं, तो जो लेटिस के अंदर जो एटम होते हैं ना, उनको हम कुछ पॉइंटों के द्वारा इंडिकेट करेंगे। ऐसे मान लो पॉइंट लगा लिया हमने, ये वो एटम को हम किसके द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं बेटा, एक पॉइंट के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे देखो। तो इन्हीं को कहते हैं हम लेटिस पॉइंट। अगर हम ये मान के चल रहे हैं बेटा कि जो हमारा क्रिस्टल है, जो हमारा सॉलिड है, ठीक है ना, वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर। देखो एटम इसी प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से एक रेगुलर वे में लगे हुए होते हैं बेटा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका ऑर्डर बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है, डिसिप्लिन होता है ना, इस तरह से लगे हुए ये रहे। तो एटम को हमने क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट के द्वारा इंडिकेट कर दिया बेटा, ये पॉइंट है। आप इन एटम को बड़ा बड़ा भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखो क्लियर है। तो ये जो बहुत सारे एटम आपस में मिले बेटा, ठीक है ना, और मिलने से क्या बन गया, एक आपका क्रिस्टल बना है, ठीक है ना, या इसको क्या कह सकते हो आप, सॉलिड कह सकते हो, ठीक है ना। तो किसी क्रिस्टल या फिर सॉलिड के अंदर जो एटम है उनको हम एक पॉइंट के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, लेटिस का मतलब क्रिस्टल हो गया। अब उसके अंदर जो एटम है उनको हमने एक पॉइंट के द्वारा इंडिकेट कर दिया। तो इन्हीं पॉइंटों को हम कहते हैं बेटा, क्या बोलो, लेटिस पॉइंट कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी लेटिस पॉइंट की, आप लिखेंगे बेटा कि एटम्स आर रिप्रेजेंटेड ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इन स्पेस। ये होगी जिसकी डेफिनेशन बेटा, क्लियर होगी बात। जैसे आपने पढ़ा था, मान लो कोई हमारे पास क्रिस्टल है NaCl का, ये क्या हमारे पास में सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब इसका लेटिस बना होगा तो देखो ऐसा होता है ना, Na+, उसके बाद क्या आएगा Cl-, उसके बाद क्या आएगा Na+, उसके बाद क्या आएगा बोलो Cl-, उसके बाद क्या आएगा आपका बोलो Na+, उसके बाद क्या आएगा Cl-, ठीक है ना। इस तरह से फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होता है आपका Cl-, उसके बाद Na+, उसके बाद Cl-, उसके बाद Na+, उसके बाद क्या आएगा बोलो Cl-, और यहाँ आ जाएगा आपका Na+। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड में
जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, लेटिस बनाते हैं। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, ये लेटिस बन गया, आपका एक सॉलिड बन गया बेटा। ठीक है ना, तो इस लेटिस में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैं वो क्या है, आयंस हैं। तो हम इन्हीं Na+Cl- को किसके द्वारा इंडिकेट कर दिया, हमने पॉइंट के द्वारा कर दिया। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट है इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो लेटिस पॉइंट कहते हैं। क्लियर बात आएगी समझ में? ठीक है, बात समझ के लेटिस पॉइंट क्या होते हैं। चलिए, तो नंबर 2 पे जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है बेटा, उसको बोलते हैं स्पेस लेटिस। क्या आता है बोलो, स्पेस लेटिस। क्योंकि ये वर्ड आगे आपके काम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है बेटा ना, स्पेस लेटिस। ठीक है ना, तो एक लेटिस किससे मिलकर बनता है, ज़रा बताओ मुझे, एक लेटिस किससे मिलकर बनता है बोलो। एक्चुअल में क्या होता है लेटिस में, हम क्या पढ़ते हैं, जो क्रिस्टल होता है, जो सॉलिड होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं बेटा अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट। और लेटिस पॉइंट क्या होते हैं बेटा, लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, एटम ही होते हैं एक प्रकार से। ठीक है ना, एटम का ही एक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि लेटिस का मीनिंग क्या हो गया भाई, लेटिस का मतलब हो गया अरेंजमेंट, बोलो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट, जो अभी आपने ऊपर बनाया है लेटिस पॉइंट। तो एक लेटिस किससे मिलकर बना होता है, बोलो वही लेटिस किससे मिल बना होता है, लेटिस पॉइंट से मिलकर बना होता है। लेटिस पॉइंट क्या होते हैं बेटा, एटम होते हैं या आयन होते हैं। तो एक क्रिस्टल किससे मिलकर बनेगा बेटा, एटम और जो आयन होते हैं या लेटिस पॉइंट जो होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है उसी को तो हम क्रिस्टल कहते हैं बेटा, उसी को हम क्या बोल देंगे, लेटिस बोल देंगे। ठीक है ना, जैसे अभी हम अगर एक स्पेस लेटिस को बनाए हम, ठीक है ना, एक अगर हम स्पेस लेटिस, लेटिस का मतलब नथिंग, वही सॉलिड क्रिस्टल कुछ भी बांध दीजिए। ठीक है ना, तो बेटा वो कैसे मिलकर बना होगा बोलो, बहुत सारे जो लेटिस पॉइंट होते हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, उन्हीं के अरेंजमेंट अगर एक फिक्स रेगुलर वे में है तो भैया ये जो पूरा सिस्टम बनकर तैयार हुआ है आपका, दैट इज़ लेटिस। इसी को हम बोलते हैं क्या, लेटिस बोलते हैं। तो ये जो आपका बना है इसी को बोलते हैं हम लेटिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमें इसी लेटिस को पढ़ना है बेटा। हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, बोलो लेटिस की, क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर होगी बात बेटा। अब तीसरी जो डेफिनेशन आती है बेटा वो आती है यहाँ पर यूनिट सेल। अब यहाँ से ये चैप्टर आपका जो है बेटा प्योर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न जो होता है इसी में होता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर बच्चों को यूनिट सेल के बारे में पता लग गया तो फिर इस चैप्टर की जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम होती हैं बच्चा उनको आसानी से कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 3D का केस आता है बेटा। 3D को समझना थोड़ा सा क्या होता है, आसान नहीं होता। 2D को और 1D को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई यूनिट सेल होती क्या है। ठीक है ना, देखो यूनिट सेल क्या होती है भाई, यूनिट सेल का मतलब होता है चलिए बेटा अब बात करेंगे हम किसके बारे में, देखो यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं ना। अब यूनिट सेल होती क्या है बेटा, यूनिट सेल का मतलब क्या है। देखो आपने एक लेटिस बनाया, ये आपने क्या बनाया, एक लेटिस बना लिया। और लेटिस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। ये आपने एक लेटिस का अरेंजमेंट कर लिया बेटा। ठीक है ना, इस तरह से। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने पढ़ा था कि जो एटम का जो अरेंजमेंट होता है बेटा वो एक किस में होता है, रेगुलर वे में होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एक बिल्कुल सिस्टम के साथ में एटम लगे होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी एटम कहीं भी जाकर अरेंज हो जाएगा, है ना। तो बेटा इसे कहते किसे हैं, देखो यूनिट सेल किसे कहते हैं हम। तो लेटिस के अंदर हमने
ये एटम का अरेंजमेंट कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। ये जो हमने सिंबल लिए बेटा यहाँ पर, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं एटम, और इन्हीं एटम को हमने क्या कहा था, लेटिस पॉइंट कहा था। पॉइंटों के द्वारा इंडिकेट कर दिया हमने एटम को, ऐसा मान रहे हैं। अब अगर आप इन एटम को ऐसे मिला देते हो, लेटिस पॉइंट को आप ऐसे मिला देते हो, ये लेटिस पॉइंट है ना, लेटिस के अंदर ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब एटम का रिप्रेजेंटेशन हम किसके द्वारा कर रहे हैं, पॉइंट के द्वारा कर रहे हैं। तो अगर हम इन पॉइंटों को मिला दें बेटा, एक ही इसको यहाँ मिला दिया और इसको आपने यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया बेटा, ठीक है। तो लेटिस पॉइंट का ये जो कॉम्बिनेशन करने से जो यहाँ पर बना है बेटा, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं क्या, यूनिट सेल। क्या कहते हैं इसको हम, यूनिट सेल कहते हैं। अब बताओ, किसी लेटिस के अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल बना सकते हो, देखो यहाँ भी आप मिला सकते हो, इनको भी मिला सकते हो, इधर भी मिला सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, लेटिस क्या होता है बेटा, लेटिस बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। और यूनिट सेल क्या होती है, वो किसी भी लेटिस की क्या होती है बेटा, एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है। कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड की रिप्रेजेंटेटिव यूनिट क्या होती है बेटा, वो यूनिट सेल होती है। क्लियर बात है कि समझ में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बोलो। अब ये यूनिट सेल अलग अलग तरह की होगी, कितने टाइप की होगी बेटा, यहाँ पे तो हमने सिंपल ऐसे मिला दिया, इसकी अपनी एक क्या होती है, शेप होती है, तो वो हम पढ़ाएंगे चल के, अभी आ गया ना। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी, आप कह सकते हो कि यूनिट सेल क्या होता है बेटा, ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट, ठीक है ना, लेटिस पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है बेटा ये। तो यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो यूनिट सेल क्या हुई बोलो, यूनिट सेल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट, ठीक है ना। जो लेटिस पॉइंट होते हैं बेटा, उनका क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं उनको मिला दीजिए भाई, बहुत सारे पॉइंट को लेटिस के अंदर मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगी, एक सेल बन जाएगी। जैसे ये सेल बन गया, बहुत सारी सेल का क्या है, ये कॉम्बिनेशन, तो क्या होता है, ये लेटिस होता है। और लेटिस इसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको। तो यूनिट का मतलब बहुत सारे जो आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पॉइंट बोलते हैं ना, लेटिस पॉइंट। इन्हीं को, इनकी यूनिट अगर बना दो आप, तो उसको यूनिट सेल बोल देंगे। और बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर क्या बनता है बोलो, लेटिस बनता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा बोलो, यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो यूनिट सेल होती है, ये क्या होती है आपकी, विच इज़ रिपीटेड। ये क्या होती है आपकी, रिपीटेड होती है बेटा, थ्रो आउट क्रिस्टल, समझ गए। तो पूरे क्रिस्टल में क्या होती है, ये रिपीटेड होती है, ये एक रिपीटेड यूनिट होती है। तो कोई यहाँ भी बना सकते हो आप, यहाँ भी बना सकते हो, है ना। तो ये पूरा जो बनेगा बेटा लेटिस जो है, ये किससे मिलकर बनेगा, ये आपका मिलकर बनेगा बेटा किससे, यूनिट सेल से मिलकर बनेगा। अब देखो बेटा, ये जो यूनिट सेल हमने पढ़ी है, ठीक है ना। अब ये जो कॉम्बिनेशन है किसका, लेटिस पॉइंट का, जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूनिट सेल कर रहे हैं। और यूनिट सेल क्या होती है बेटा, ये एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है किसकी, सॉलिड की। तो एक्चुअल में हम पढ़ेंगे अब आगे बेटा टाइप्स ऑफ बोलो यूनिट सेल के बारे में, ये कितनी टाइप की होती हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो यूनिट सेल होती हैं बेटा, दिमाग में हमेशा रखना कि यूनिट सेल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट को जब जोड़ते हैं ना, तो जुड़ने के बाद में बेटा क्या होता है बोलो, उसी को हम यूनिट सेल करें। तो ये होती हैं बेटा आपकी कई टाइप की, ठीक है ना। जैसे इसमें सबसे पहले हम पढ़ा करते हैं किसको बोलो, वन डायमेंशनल, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे हम वन डायमेंशनल, या इसको बोलते हैं 1D, वन डायमेंशनल 1D यूनिट सेल। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ोगे तो आपको 3D तभी समझ में आएगी बेटा। 1D का मतलब होता है बेटा कि इसमें क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है ये,
या वन डायरेक्शनल कह सकते हो इसको, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का मतलब 1D का मतलब वन डायरेक्शनल होती है ये। अब क्यों इसको वन डायरेक्शनल कहते हैं और कैसे ये बनाई जाती है, यही हमें पढ़ना है बेटा। वन डायरेक्शनल यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम 1D कहते हैं। क्लियर होगी बात। देखो मान लो कोई लेटिस बना रहे हो आप, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ये आपने एक एटम लिया, एक आपने यहाँ पे क्या लिया, ये दूसरा एटम लिया। ये देख, वैसे तो ये क्लोज होते हैं बिल्कुल पास पास, लेकिन ऐसे मैंने लिख लिया जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये देखिए बेटा, ठीक है। तो ये जो एटम का जो अरेंजमेंट है बेटा, ये केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। देखो ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये मान लीजिए आपकी एक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो एक ही डायरेक्शन में अगर आप एटम का अरेंजमेंट करते हो, इधर भी बहुत सारे हैं, इधर भी बहुत सारे हैं। अब देखो किसी भी लेटिस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, मतलब मिलियन में होते हैं। तो इधर भी इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं बेटा, इधर भी, लेकिन एक ही डायरेक्शन में एटम का अरेंजमेंट आपने कर दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखना। अब अगर इन दोनों एटम को आप मिलाते हो, देखो इन दो लेटिस पॉइंट का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता था, यूनिट सेल कहलाता था। अब मान लो आपने इन लेटिस पॉइंट को आपस में मिलाया, तो मिलाने के बाद में अगर हम बात करें, ये जो यूनिट सेल आपने यहाँ पर बनाई है बेटा, यहाँ पर केवल एक ही पैरामीटर होता है। और वो पैरामीटर कौन सा होता है, एक ही पैरामीटर होता है। यानी कि वन डायमेंशनल या वन डायरेक्शनल जो यूनिट सेल होती है, वो केवल वन पैरामीटर के द्वारा ही क्या होती है, डिटरमाइन होती है, या ओनली वन पैरामीटर इज़ रिक्वायर्ड होता है बेटा इसको डिफाइन करने के लिए। वन डायरेक्शनल या वन डायमेंशनल कुछ भी कह सकते हो उसको, 1D यूनिट सेल जो होती है बेटा, इसमें केवल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही पैरामीटर की ज़रूरत होती है, और इसको बोलते हैं हम ए। ये एक एटम है, ये एक एटम है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, इसको हमने ए मान लिया। और ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, एज लेंथ। क्लियर है। तो वन डायमेंशनल या वन डायरेक्शनल यूनिट सेल का मतलब समझ गए आप। ओनली, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओनली वन पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। केवल एक ही जो पैरामीटर होता है उसकी ही रिक्वायरमेंट होती है टू डिफाइन, ठीक है ना। तो वन डायमेंशनल यूनिट सेल को एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है केवल, और वो क्या होती है, एज लेंथ होती है। तो आसानी से समझ के, जब भी वन डायमेंशनल बनानी होगी तो इसी प्रकार से एटम का आप अरेंजमेंट कर दोगे, और दो एटम को मिला दो, दो पॉइंटों को, तो ये बन गई आपकी वन डायरेक्शनल यूनिट सेल। और वन डायरेक्शनल में केवल एक ही पैरामीटर की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं एज लेंथ। क्लियर होगी बात। चलिए बेटा देखो, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं 2D यूनिट सेल, ठीक है ना। तो ये अगर आपको 2D बनानी आ गई तो 3D भी बनानी आ जाएगी आपको। देखो बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होती है, इसमें हमें 2 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 की नहीं 3 पैरामीटर की, ठीक है ना। इसमें कितने पैरामीटर होते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। 3 पैरामीटर होते हैं इसमें, ठीक है ना। वन डायरेक्शनल में क्या थी, एक ही पैरामीटर होता था बेटा, क्या होता था, उसे हम बोलते थे, क्या बोलो, उसे हम बोलते थे एज लेंथ, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं इसको, देखो 2D यूनिट सेल कैसे बनाते हैं। एटम का अरेंजमेंट पहले आप एक्स डायरेक्शन में करिए, इस प्रकार से इनको, ये आपने ऐसे मान लिया कि जैसे ये आप किसी डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर लड्डू लगा रहे हैं बेटा, है ना, या इसको बॉल लगा लीजिए, बॉल मान लो, इस तरह से आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, एक्स डायरेक्शन है ये आपकी। क्लियर है। अब इधर को जो है ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये वन डायरेक्शन होगी। और बेटा आप जानते हो जो बॉक्स होता है उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, मतलब लेंथ भी होती है। तो अब ये नीचे को क्या करो आप, इसी के नीचे बिल्कुल ये जो एटम है, ठीक है ना, बिल्कुल इन्हीं के नीचे
एटम का अरेंजमेंट चालू कर दीजिए। तो ये जो नीचे को आप लगा रहे हो एटम या बॉल लगा रहे हो बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा नीचे को? ये होती है वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो दो डायरेक्शन, 2D इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में भी एटम है और नीचे को उसी एक्स डायरेक्शन वाले जो एटम है जस्ट उनके नीचे आप एटम का अरेंजमेंट लगाते चले जाइए और लगाते चले जाइए। तो ये जो पूरा का पूरा ये इसे और लगा दीजिए, ये लो जी, ठीक है। तो ये कौन से होगा बोलो? ये होगी आपकी 2D सिस्टम हो गया। अब देखो किसे कहते हैं, अब क्या करोगे आप? लेटिस पॉइंट को मिलाइए। देखो इन दोनों लेटिस पॉइंट को आपने मिलाया, इसको इधर मिला सकते हैं, ये मिला सकते हैं। तो यहाँ जो ये कॉम्बिनेशन हुआ है बेटा, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है और कॉम्बिनेशन होने से क्या बनी है यहाँ पे? ये यूनिट सेल मिली है, ठीक है ना। अब ये जो यूनिट सेल मिली है देखो यहाँ पर 2D में, एक एटम तो ये था बेटा और एक एटम आपका ये था, एक एटम ये था और एक एटम ये था। इनको आपने मिलाया, यहाँ मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ये बन गई आपकी 2D यूनिट सेल। अब हम इसको 2D यूनिट सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन है, एक एक्स और एक कौन सी है? वाई वाली है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें 2 डायमेंशनल वाली जो यूनिट सेल होती है इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं? देखो इन दोनों एटम के बीच में क्या है बोलो? ए है, इसे बोलते हैं हम ए, जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। और बेटा ये जो नीचे ये वाली जो है इसको आप कह सकते हो बी कह सकते हो, ठीक है ना। इसको एक क्या होगी ये वाली? ये एज लेंथ है, ये ए मान ली, एक डिस्टेंस ये ए है और एक क्या मान ली? ये बी मान ली। दूसरा क्या होगा बेटा? इन दोनों के बीच में कुछ थीटा भी है, यहाँ पे एंगल भी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसा क्या बोलते हैं हम? एक्सियल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में डिस्टेंस से रिलेटेड तो होगी ए और बी, जिनको हम बोलते हैं एज लेंथ, ठीक है ना। तो ए बी और कौन कौन से पैरामीटर हो गया? और एक हो गया बेटा यहाँ पर आपका हो गया थीटा। क्या हो गया बोलो? थीटा हो गया ये। तो इसका मतलब, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के पैरामीटर हो गए दो, एक ये वाली डिस्टेंस, एक ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये वाली तो सेम है और ये वाली भी क्या है बेटा? सेम ही है। तो ए और ये होगी बी, ये हो गए 3 पैरामीटर हो गए आपके, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, जिसके कितने पैरामीटर होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। और बेटा तीसरे नंबर पर जो हमें पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में बेटा एक्चुअल में, वो होती है आपकी 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल बेटा, क्लियर है ना। तो इसी को आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है ना, 3D यूनिट सेल को, ठीक है। अब ये जो बेटा 3D यूनिट सेल होती है, ये भी आपकी कई तरह की होगी। अब 3D यूनिट सेल का मतलब क्या है, ठीक है ना। 3D कैसे बनाते हैं हम, देखो मैं 3D बनाना सिखाता हूँ आपको। देखो भाई, मान लो ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा 3D का मतलब बताता हूँ आपको। देखो ये मान लीजिए आप एटम का अरेंजमेंट कर रहे हैं, देखो ये 1D होगी आपकी, और इसी के नीचे लगा दीजिए बेटा, ये क्या होगी आपकी? 2D हो गई। मान लो आप मेज़ के ऊपर बॉल लगा रहे हैं, ऐसा मानिए आप, ठीक है। तो अगर पहली वाली लाइन लगा दी आपने तो 1D होगी, और फिर अगर उसी बॉल के नीचे आप लगाते चले जाइए, क्योंकि बहुत सारे एटम होते हैं बेटा एक लेटिस के अंदर, तो ठीक है ना, ये होगी 2D होगी। तो अगर आप 3D बनाना चाहते हैं तो 3D कैसे बनाएंगे बेटा? इसके ऊपर रखते चले जाइए, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 3D हो जाएगी। क्लियर आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो 3D का मतलब क्या है
भाई 2D है, 2D के ऊपर एक एक और रख दीजिए, मतलब ऐसा मान के चलो, देखो इसको थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। ये लो, ये लो, यहाँ बताता हूँ आपको, देखो ठीक है। ये 1D थी, इधर को नीचे भी ऐसे लगाते चले जाओ, ये क्या होगी, ऐसी लेयर लगाते चले जाओ, ये 2D हो जाएगी। अब एक बॉल बेटा यहाँ पर रखते चले जाओ, यहाँ पर इनके ऊपर रख दो ये, तो ये कौन सा सिस्टम बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 3D वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये 3D यूनिट सेल आपको पढ़नी है। देखो अब बेटा जो 3D यूनिट सेल की हम बात करें, तो जो आपके सिलेबस में है 3D यूनिट सेल, बेटा जो 3D यूनिट सेल है उसमें कितने पैरामीटर होते हैं, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके सिलेबस में जो है ना 3D में बेटा, वो मेनली क्यूबिक वाली है, बहुत सारी पढ़ेंगे हम इसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सी आपकी, क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है ना। कौन सी है बोलो, क्यूबिक यूनिट सेल होती है बेटा, ठीक है ना। और क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं बेटा, इस क्यूबिक यूनिट सेल में जो होते हैं ना बेटा 6 पैरामीटर होते हैं, ध्यान रख लो। क्या होते हैं इसमें, 6 पैरामीटर होते हैं आपके, 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। 6 पैरामीटर क्या होते हैं बेटा, ए बी सी, लेंथ होती है, विड्थ होती है बेटा, है ना। चलो, और एंगल होते हैं बेटा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। तो कितने पैरामीटर हो गए, देखो ये हो गए आपके 6 पैरामीटर हो गए बाबू, ठीक है। 3D में 3D यूनिट सेल, और वो भी कौन सी पढ़ोगे आप, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ोगे बेटा, उसमें कितने होंगे, 6 पैरामीटर होंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्यूबिक यूनिट सेल को। देखो क्यूबिक यूनिट सेल जो बनाओगे आप बेटा, वो ये होगी आपकी, ये एक क्यूब बनाना है आपको, देखो इस तरह से प्रैक्टिस कर लो इसकी। ये होगी, कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा बेटा, ये वाला, ये देखिए, इसको आप यहाँ मिलाइए, इसको आप यहाँ मिलाइए, और इसको आप यहाँ मिलाइए, और इसको आप यहाँ मिलाइए, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्या बन गया ये आपका क्यूब बन गया बेटा, ठीक है ना। तो इस क्यूब में आप देखेंगे, क्यूब यूनिट सेल में बेटा ध्यान से देख लो, क्यूब यूनिट सेल में क्या होता है इसमें, इस क्यूब यूनिट सेल में ये जो आपको दिखाई दे रहे बेटा, इन्हें हम बोलते हैं कॉर्नर। क्या कहते हैं इनको, देखो ऐसे मान के चलो आप कमरे में बैठे हैं बिल्कुल बीच में, और चारों तरफ जो वो कोने दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, 4 कोने ऊपर दिखाई देंगे, 1 2 3 4, और 4 नीचे दिखाई देंगे, और आप यहाँ बीच में बैठे हैं। तो कमरे में बैठो, और बैठने के बाद में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, विजुलाइज करोगे, तो समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। तो ठीक है, बिल्कुल ये ऐसा मान लो जैसे कि आपका रूम होता है, तो ये जो छत होती है, देखो एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। तो इस क्यूब में कितने होते हैं बेटा, आप ये भी याद रखना, 8 कॉर्नर होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो हो गए 8 कॉर्नर बेटा। अब ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, एक ऊपर है, एक जस्ट नीचे है, ठीक है ना। ये एक फेस हो गया, एक नीचे वाला होगा 2 फेस, एक ये वाला होगा 3 फेस, एक होगा बेटा 4 फेस, एक होगा 5 फेस, एक होगा 6 फेस। तो अगर हम बात करें रूम में, देखो रूम में बैठ के आप देखो बेटा, ऊपर नीचे देखो, एक ऊपर वाला फेस हो गया, और एक बिल्कुल जस्ट जहाँ आप बैठे हो वो फेस हो गया बेटा, ठीक है ना। और एक आमने सामने और दाएं बाएं देखो। तो अगर इन्हें हम बोलते हैं बेटा, ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम फेस। क्या बोलते हैं इनको, इन्हें बोलते हैं हम फेस। कितने फेस होते हैं भैया, 6 फेस होते हैं, ध्यान रखना आप। कितने होते हैं बोलो, 6 फेस होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा। इन्हें बोलते हैं हम 6 फेस, ठीक है। चलिए, अब जहाँ पे आप बैठे हो बीच में, ये एक कमरा है, और कमरे के बिल्कुल बीच के अंदर, इसे बोलते हैं हम बॉडी सेंटर, बिल्कुल सेल के अंदर। इसे क्या बोलते हैं हम, बॉडी सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, बॉडी सेंटर बोलते हैं। कितने बॉडी सेंटर होते हैं, एक ही बॉडी सेंटर होता है, ध्यान रखना आप।
क्लियर है? तो 3 चीज़ें आपको पता लग गया, क्यूबिक सेल कैसे बनाते हैं, उसमें 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस होते हैं, और बॉडी क्या होती है, अंदर का जो बीच वाला जो पार्ट है आपका अंदर बॉडी, तो बॉडी के अंदर बॉडी एक ही होती है केवल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलिए। अब देखो ये जो 6 पैरामीटर होते हैं बेटा, इनको हम किस तरह से देखते हैं, ध्यान से देखो। ये जो 6 पैरामीटर हैं आपके, ये आपने यहाँ पे बनाया, ये देखो इनको बना देते हैं एक बार फिर हम। ये लो, ये आपने बनाया यहाँ पे, थोड़ा सा बनता नहीं है सही, चलो ये आपने मिलाया यहाँ पे, ये ऐसे मिला दिया, ये ऐसे मिला दिया और ये ऐसे मिला दिया, ठीक है ना, ये बना दिया। देखो ये 6 पैरामीटर क्या होते हैं बेटा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस है इसको आपने ए माना है, और यहाँ से ये जो अपनी तरफ को जो है इसको आपने क्या माना बेटा, इसको माना आपने, ये डिस्टेंस जो है इसको माना आपने सी, और ये जो ऊपर है बेटा इस डिस्टेंस को आपने माना है बी माना है, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी सारी की सारी बोलो एज लेंथ हो गई। क्लियर है? 2 एटम के बीच की जो डिस्टेंस है इसको ए मान लिया, इधर को ये वाली जो है अपनी तरफ को क्या है, ये सी है, और जो ऊपर है बेटा इसको क्या मानते हैं, बी मान लिया। अब देखो एंगल क्या होता है, ए के सामने वाला जो एंगल होता है, ध्यान रखना अपना, ये वाला ए के सामने वाला जो एंगल है, ये एंगल होता है बेटा कौन सा, बीटा। और बेटा सी के सामने वाला जो एंगल होता है, देखो ये वाला, ये एंगल होता है बेटा आपका अल्फा। और बेटा बी के सामने वाला ये जो एंगल है बेटा, ये वाला, ये होता है आपका गामा। तो ये हैं आपके पैरामीटर, ठीक है ना, ए, बी और सी, और 3 होंगे बेटा एंगल, और ये जो एंगल है इनको हम बोलते हैं बेटा अल्फा, बीटा और गामा। इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल एंगल। क्या बोलते हैं इनको, एक्सियल एंगल कहते हैं, ठीक है ना। और डिस्टेंस, ये एज लेंथ ए बी सी होगी बेटा। तो एक्चुअल में क्या है, जो क्यूबिक लेटिस है बेटा, ये जो 6 पैरामीटर है इनमें चेंज कर करके आप 7 टाइप के अरेंजमेंट बना सकते हो, ठीक है ना। इनमें अगर ये जो 6 पैरामीटर है बेटा, ये जो 6 पैरामीटर है, ये क्या नाम है, डिस्टेंस को चेंज, ए को चेंज कर दो, ठीक है ना, बी को चेंज कर दो, कभी अल्फा बीटा को चेंज करेंगे, तो इन 6 पैरामीटर को अगर आप चेंज करते हो बेटा, तो इन 7 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या बोलो, 7 टाइप के, हाँ उनको हम पढ़ेंगे अभी, 7 टाइप्स के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। 7 टाइप के अरेंजमेंट क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। ये इसको हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, तो जो पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पर कितने प्रकार के अरेंजमेंट आप बना सकते हो बेटा, वो 7 टाइप के बना सकते हो। उनके नाम क्या होते हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमें पढ़ना क्या है बेटा, यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि ये जो हमारी 3D सेल है बेटा, क्यूबिक लेटिस की बात करते हैं, है ना। ये देखिए, तो टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल, 3D यूनिट सेल, और उसमें भी हम कौन सी की बात करें बेटा, केवल क्यूबिक की बात करते हैं ना, है ना। जो क्यूबिक आपने बनाया वही हम क्यूबिक लेटिस की ही बात करेंगे हम, है ना। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम्स, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ एटम। ये होती हैं बेटा कितने टाइप की, 4 टाइप्स की। चैप्टर को अगर आपको पकड़ना है तो ये ही है सब कुछ आपके लिए। क्यूब तो हमने बना दी, अब उस क्यूब के अंदर कौन सा लेटिस है हमारे सिलेबस में, मेनली क्यूब ही है।
ठीक है ना। तो क्यूब के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो एटम है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, एटम की पोजीशन क्या क्या होती है क्यूब के अंदर, तो वो कितने टाइप की हो सकती हैं बेटा, 4 टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मैं इनके टाइप लिख देता हूँ और यही सब कुछ है बेटा, इनको बढ़िया तरीके से आपको समझना है। क्लियर है। देखिए बेटा, फर्स्ट देखिए, पहली जो यूनिट सेल आती है बेटा उसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव या फिर इसको आप कह सकते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। और बेटा दूसरी होती है, सेकंड नंबर पर आती है, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। किसके बेसिस पर है, एटम की पोजीशन के बेसिस पर। और तीसरे नंबर पर आती है बेटे आपकी फेस सेंटर, क्या आती है आपकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और नंबर 4 पर आती है आपकी, नंबर 4 पर हम पढ़ते हैं एंड सेंटर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं इसको, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है। चलिए, तो यानी कि आपके सिलेबस में कौन सा लेटिस है बेटा, क्यूबिक लेटिस है। तो अब हम 3D वाली जो हमारी यूनिट सेल है क्यूबिक, उसको एटम की पोजीशन के बेसिस पर हमने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए बेटा एक एक को डिस्कस करते हैं हम, इसी के साथ में हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट देखिए कौन सी है हमारी फर्स्ट, उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें बेटा किसे कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, चलो बना लेते हैं। देखो इसमें एटम कहाँ मिलेंगे आपको, बोलो, एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर, ये इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब अब कॉर्नर कितने होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर होते हैं, बस यही याद करना है आपको। देखो यही चीज़ है जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है ना, कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। और बेटा कॉर्नर कितने होते हैं, बोलो, 8 होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बनाते हैं। देखो ये बनाई हमने आपकी एक क्यूबिक यूनिट सेल बना ली, ये लो, चलो जी ये ले लो आप, ये बन गई आपकी, इसको यहाँ मिला दिया आपने, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको आपने यहाँ मिला दिया। क्लियर है। तो ये हैं आपके कॉर्नर बेटा, यहाँ पे ये देखो ये कॉर्नर है ना। तो यहाँ एटम आपने लगा दिए, ये रे कॉर्नर पे, ये रे कॉर्नर, ये आपके कॉर्नर है। ध्यान से देखो कॉर्नर कितने बेटा, यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, ये 3D में समझ में आएगी। कभी आपको क्लास में या कहीं इसका जो है 3D में स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। अभी आप इसको जो नहीं याद कर लेना। 8 कॉर्नर हैं बेटा यहाँ पे, टोटल कॉर्नर कितने, 8 होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद कर लो, इसमें अभी लर्न करनी है, यहाँ पे आगे मैं चार्ट बनाऊंगा और इसको आपको बता दूंगा, लर्न करनी है ये। अगर आपसे ये पूछता है कि भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए इन पर यूनिट सेल, तो आप इसको लिखेंगे, याद कर लें इसको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, ठीक है ना। और इसका सिंबल होता है Z, तो वो लिखेंगे आप, कितना आएगा बेटा, वो 1 आएगा। अब ये 1 कैसा आएगा मैं इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अभी आप याद करेंगे, ध्यान रखना। तो जब भी कभी ये
आपकी सेल होगी ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, यानी कि Z की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये आप याद कर लीजिए। ये कैसा आएगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारी सेल है बेटा वो कौन सी है, उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या कहते हैं उसको, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एटम कहाँ कहाँ पर आएंगे बोलो। इसमें आप जानते हैं 8 कॉर्नर होते हैं ना, बोलो 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, 1 बॉडी सेंटर होता है, मैंने पहले बता दिया आपको, 1 बॉडी सेंटर भी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, एक तो कहाँ होंगे एटम बेटा, इसमें यहाँ पर होंगे एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे होंगे एक तो एटम इसमें। दूसरा कहाँ होंगे बेटा, ठीक है ना, बॉडी सेंटर पे होंगे। क्या होगा, बॉडी सेंटर पे भी एटम होंगे। तो किसे कहते हैं हम, बोलो किसे कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम कहाँ कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे और बॉडी सेंटर पर होंगे। तो बॉडी सेंटर क्या होता है बोलो, एक ही होता है। तो चलो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये हो गया हमारा इस तरह से यहाँ पर, और ये हो गया हमारा इस तरह से यहाँ पर। ये देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो कॉर्नर पे मिलेंगे एक तो एटम, ये रे कॉर्नर आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे अभी मैंने पीछे बनाई थी बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और उसमें बताया था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने लिखे थे, मैंने Z1 लिखा था। तो अभी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं कर रहा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो 1 आया कैसे, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और बेटा बॉडी सेंटर क्या होता है, ये वाला बॉडी सेंटर है, एक यहाँ पर मिलेगा, ये बॉडी है, ये क्या आपकी, ये बॉडी सेंटर होता है। तो एक बॉडी सेंटर के ऊपर है जी आपका यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर है। तो वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको क्या करनी है, अभी फ़िलहाल लर्न करनी है, ठीक है। तो अगर लर्न करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, ठीक है ना। कितने लिखोगे बेटा यहाँ पर, जैसे बी का मतलब देखो, जैसे वहाँ पे क्या था आपका एस था, एस का मतलब सिंपल, प्रीमिटिव का मतलब क्या होगा, प्रीमिटिव, या प्रीमिटिव पी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, इस तरह से। तो जेड की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब जैसे यहाँ बॉडी है तो बॉडी से आप याद कर सकते हो बेटा, बॉडी से याद कर सकते हो बाय, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो एटम होगी ना बेटा, जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, बोलो, वो 2 होगी। क्लियर है, जेड की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 2 होगी, ये याद कर लो। अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है अभी आपको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आगे सारा खेल इसी का होगा बेटा, जब आप किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी वगैरह निकालोगे। चलिए क्लियर है। चलिए बेटा, तीसरी जो सेल होती है आपकी वो होती है फेस सेंटर्ड। क्या होती है, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ये हम 3D यूनिट सेल को डिवाइड कर रहे हैं किसके बेसिस पर, पोजीशन ऑफ एटम्स, ठीक है। अब फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखो, याद रखो, टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, टोटल फेस होते हैं उसमें 6 होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पहले ही बता दिए आपको कितने होते हैं जी, कॉर्नर 8 होता है भैया, ठीक है ना। बॉडी सेंटर भी आपको बता दिया जी कितना होता है, ठीक है ना। बॉडी सेंटर कितने होते हैं भैया, 1 होता है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो इसमें क्या होता है आपका, बॉडी सेंटर में क्या होता है, इसमें फेस सेंटर में क्या होता है,
जो फेस का मतलब क्या है, देखो फेस का मतलब हो गया एफ, यानी कि यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, जेड की वैल्यू 4 होगी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे पर यूनिट सेल वो कितने होंगे, 4 होंगे। ये तो आपको याद ही करना है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें बेटा, इन पर यूनिट सेल। इसका मतलब, इसका सिंबल क्या होता है, जेड होता है, पर यूनिट सेल। ये क्लियर होगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो कॉर्नर पर भी आपको मिलेंगे, और बेटा दो अपोजिट जो फेस होते हैं ना बेटा, वहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे आपके, क्या आएंगे बोलो, कहाँ आएंगे बोलो। ये बना देता हूँ मैं, यहाँ पर छोटी सी सेल बना देता हूँ आपकी, लो ये देखिए, ये लो, फेस पे भी मिलेंगे आपको। ये हो जाएगा आपका फेस, ये हो गया। ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है, इससे आप बना लेना इसको, ठीक है, ध्यान से देखो, ये बन गया जी। अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मिलते हैं बेटा, एक तो कॉर्नर पर मिलेंगे एटम। कहाँ मिलेंगे बेटा, कॉर्नर पर मिलेंगे। तो कॉर्नर कितने हमारे पास, 8 हैं। देखो ऐसे मान के चलो कि आप रूम में बैठे हो और तब उसको ध्यान से सोचो, उसके बाद में क्या मिलेंगे बेटा, सारे फेसों पर भी मिलेगा। तो फेस कितने होते हैं आपके पास में बोलो, 6 बताए थे। अब देखो कैसे फेस 6 होंगे, आपको कैसे पता लगेगा बेटा, तो फेस सेंटर क्यूबिक जो यूनिट सेल है बेटा, उसमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, एक तो सारे एटम कहाँ मिलेंगे आपको बेटा, कॉर्नर पर मिलेंगे, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम आपको मिलेगा, ठीक है। और बताओ कितने फेस होते हैं बेटा, फेस हमेशा होते हैं 6 होते हैं। देखो 6 फेस कैसे होंगे बेटा, आप एक रूम में बैठे हो, ध्यान से देखो, और रूम में ऊपर देखो छत को, एक फेस वो हो गया, एक नीचे देखो जहाँ आप बैठे हो, ठीक है ना, फर्श, ठीक है ना, 2 फेस हो गए। एक अपने सामने देखो बेटा, 3 फेस हो गए। एक अपने जस्ट पीछे देखो, कितने हो गए, 4 हो गए। और एक अपने राइट हैंड देखो और एक आपके लेफ्ट हैंड देखो, तो इन्हीं को बोलते हैं बेटा फेस। 6 फेस हो गए। तो हर फेस पर बेटा, तो इसमें बेटा फेस क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होंगे कहाँ होंगे, एक तो कॉर्नर पे होंगे, और फेस मैंने आपको बता दिया ना कहाँ कहाँ होंगे, बोलो कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं बेटा, कॉर्नर पर होते हैं, और कहाँ होते हैं, फेस पर होते हैं। और फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो 6 फेस कैसे आप महसूस करोगे बेटा, आप ये मान लो कि जैसे कि आप रूम में बैठे हो, है ना, तो एक ऊपर वाला फेस हो गया छत, एक जहाँ आप बैठे हो वो वाला फेस हो गया बेटा, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक आपके राइट हैंड, एक आपके लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फेस होते हैं। तो हर फेस के ऊपर एक एक एटम आपको मिलेगा। एक यहाँ लगा दीजिए, एक आपने यहाँ लगा दिया बेटा, एक आपने
यहाँ लगा दिया देखो, ठीक है ना। और एक ये पीछे वाले के लिए है और एक ये अगले वाले के लिए, आपके ये आपके राइट हैंड वाले फेस के लिए, ये आपके लेफ्ट हैंड वाले फेस के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से एटम का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। और इसमें जेड की वैल्यू क्या आती है बेटा, 4 आती है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, ठीक है ना। एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे ये हमने ये 4 निकाला है बेटा, इसको अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, और लास्ट में जो आपकी बची बेटा, उसको बोलते हैं हम एंड सेंटर यूनिट सेल, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना हमें, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड तो आपको लास्ट में क्या याद रखना है, देखो आपको याद रखना है कि जो 3D यूनिट सेल थी हमारी, 3D यूनिट सेल थी, ठीक है ना, वो आपकी कितनी टाइप की थी बोलो, 3 टाइप की है। पहली थी आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके लिए Z की वैल्यू क्या थी, 1। सेकंड थी आपकी कौन सी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। इसके लिए Z की वैल्यू क्या थी आपकी, 2 थी बेटा। और लास्ट में आपने जो पढ़ी उसका नाम क्या था आपका, F फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। इसके लिए Z की वैल्यू क्या थी, 4 थी, ठीक है ना। तो ये 1 कैसे आया, 2 कैसा आया बेटा, 4 कैसा आया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कंपटीशन में, उनको भी कराने की मैं कोशिश करूँगा बेटा, ठीक है ना। चलिए।